हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अशोक साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी हैं और लेवल के हैं आपके, और जो आपके क्लास 10th के हैं वो तो सारे क्वेश्चन इसी में से कवर होने हैं। क्योंकि 2021 में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन स्पेशल की वजह से आपके पास 50% क्वेश्चन जो है ऑप्शन टाइप आने हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से कवर करते हो तो आपके 35 के 35 क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं भी बीच बीच में बार बार आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगा। और अगर आप इसी वीडियो के नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि जिस बच्चे का कमेंट मिलेगा उसी से उसका मोबाइल नंबर लेके उसके व्हाट्सएप पर ये नोट्स भेज दिए जाएंगे। और यही सेम वीडियो हर्ष पब्लिक स्कूल पुरखास, वो भी हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ उस चैनल पे भी आपको मिलेंगी और अशोक साइंस वर्ल्ड के चैनल पर भी आपको मिलेंगी। और ये जो वीडियो एक्सप्लेन हो रही है ये दीपक पब्लिकेशन की गाइड है, उसका एक रिसोर्स लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। इसमें लेंस की क्षमता की इकाई पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, जो कि 1 डायोप्टर होती है। तो 1 डायोप्टर किसके इक्वल होता है? जब किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसको 1 डायोप्टर के इक्वल माना जाता है। तो किसी लेंस की क्षमता P का सूत्र क्या है? 1/f। P किसके इक्वल होता है? 1/f के। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस का आवर्धन m का सूत्र है v/u। एक देखो इसमें C ऑप्शन भी है u/v, तो कंफ्यूज मत होना। v मैंने होता है हम, v को क्या बोलते हो इंग्लिश में? WEV। v में को क्या बोलते हो? हम। तो हम ज़्यादा हैं यानी v/u, और तुम कम हो। हम ज़्यादा हैं संख्या में और आप कम हो, तो हम ऊपर रहेंगे v, ठीक है, और u तुम नीचे रहोगे। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है आपका लेंस सूत्र। दर्पण में होता है आपका प्लस का सिंबल, याद रखना, और लेंस लेस। लेंस मैंने लेस याद रखना, लेस लेस में मतलब कम, और कम यानी लेंस वाले में आएगा माइनस का साइन और दर्पण वाले में आएगा प्लस का साइन। तो आएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस हुआ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या हुआ आपका? दर्पण। 6 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग 3 है, कौन से? लाल, हरा और नीला। कौन से आपके? लाल, हरा और नीला। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका सफ़ेद, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि नहीं पूछा था नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 7वें को, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है R=2f का। ये 7 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको फिर नोट्स में कराऊंगा, क्योंकि इसमें अभी ऐसे डायग्राम बनेगा नहीं तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद में 8 क्वेश्चन को देखिए, किसी वाहन चालक द्वारा पश्चात दृश्य यानी पिछला दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। भाई इसमें जैसे कि 7 नंबर का क्वेश्चन है या फिर आगे और भी आएंगे ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन जो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, उनके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार की जाएगी, ताकि उन सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दें जो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो पाए हैं। तो इस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को ज़रूर देखना। फिर है खतरे का रंग, किस रंग का होता है? भाई लाल। ये तो बहुत ही आसान है, और देखें 2011 में 12 में इस प्रकार से आया हुआ है। फिर है अवतल लेंस। अवतल लेंस के प्रतिबिंब हमेशा देख ओ मैंने होता है घटा हुआ। अवतल लेंस कैसे होता है? ऐसे डाउन होता है। अवतल लेंस बना दे, ऐसे होता है अवतल लेंस, ठीक है।
एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा है, अवतल लेंस, और ये कौन सा है, उत्तल लेंस। तो इन्हें कहा कि अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आते हैं आभासी। तो समतल जो दर्पण होता है आपका, उसमें कैसे होते हैं, कौन कहता है, उसमें उसकी जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। और इसके अंदर अगर समतल दर्पण के अंदर पूछा जाए कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसके अंदर भी कैसे बनते हैं, आभासी। कैसे बनते हैं, आभासी। उसके बाद में समतल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन कितना है, +1। उसके बाद में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है, सीधा, आभासी और समान आकार का, जो मैंने अभी बताया था। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी, आभासी, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी, सदैव ऋणात्मक। भाई अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक। ये भी इस वीडियो में एक्सप्लेन होने के लायक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 है, तो दर्पण की प्रकृति कैसी है, ये भी इसमें डायग्राम आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। 15 जो भी क्वेश्चन आपके लिए अलग वीडियो बनाएंगे उसको, ताकि अच्छे से लिख के समझा सकें। ये भाई किसी फोकस दूरी के अवतल दर्पण को NW यानी 4/3 में डुबाया गया, तो पानी की फोकस दूरी होगी F। ये भी आपका फार्मूला लगेगा इसमें, इस वीडियो में नहीं लिखा जाएगा उसको। फिर है दृश्य नेत्र की अधिकतम क्षमता। दृश्य नेत्र अधिकतम होता है भाई किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। फिर है आपका कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल। देखो अगर कांच में वायु की चाल, उसमें वायु में आती प्रकाश की चाल, तो आपको पता ही है 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ठीक है। तो कांच में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, या तो 2 इंटू, ठीक है, 10⁸ मीटर/सेकंड, जैसे कि एयर में होती है 3×10⁸ मीटर/सेकंड। अगर उसको नहीं याद कर सकते तो 3/2, और फिर उसके बाद में एक फॉर्मूले के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर/सेकंड। लेकिन इसको ये मत करना कि भाई 2 से 3 काट दिया तो 1.5 आ गया, ये आंसर हो गया, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर है किसी प्रकाश की कोई किरण कांच की स्लैब के लंबवत पड़ती है, ठीक है, तो उसका अपवर्तन कोण कितना होगा, ये तो 0 डिग्री। ये इस बात को कहता है, देख लें एक बार बना के समझ में आ जाए तो। ये आपकी एक कांच की स्लैब है, ठीक है, और जैसे कि ये इसके ऊपर रेल पड़ी, ठीक है, अभिलंब के ऊपर पड़ी, तो ये इसके बीच में ये एंगल कह रहा है, ये वाला एंगल कितने का बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये 90 का है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये 90 का है। लेकिन ये इसके बिल्कुल क्या कहना चाह रहा है, लंबवत पड़ती है, तो कांच में स्लैब को उसका अपवर्तन कोण कितना होगा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल, ठीक है, वो 0 डिग्री का होगा। भाई आपको क्या लग रहा है, ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये इस एंगल की बात नहीं कर रहा है, ये इसके एक तो होता है उसके ऊपर वो पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। अभिलंब जब बनता है तो 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन जब उसके बिल्कुल पैरेलल होगा, जिस लाइन पर जो रे है उसी लाइन पर कोई, इसी सरफेस पर कोई रे ऑफ लाइट पड़ती है और उसी के साथ साथ चलती है, तो अब ऐसे मान लिया ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का, 0 का है, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितने का रहेगा, 0 का। तारे टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडल में अपवर्तन का उतार चढ़ाव या परिवर्तन। भाई तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडल में किसके कारण, अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव के कारण। क्योंकि क्या होता है कि भाई बहुत सारी लेयर बनी होती है ना एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में लेयर बनी होती है इस प्रकार से अर्थ की,
तो जब हमारे पास लाइट आती है तो ऐसे 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 होके आती है, मुड़ जाती है इन लेयर में। तो वो कैसे दिखाई देते हैं तारे, टिमटिमाते हुए। उसके बाद में देखिए, कौन सा दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा? बी और सी दोनों, क्योंकि डी ऑप्शन में दोनों है, बी और सी वाले। बी वाले में क्या है? समतल दर्पण, ये तो आभासी बनाता ही है, हमने बहुत बार पढ़ लिया। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण भी क्या बनाता है? आभासी बनाता है। ठीक है, तो दोनों ही से देखो कैसे बना सकते हैं प्रतिबिंब, आभासी। उसके बाद में देखिए 22 नंबर का 22 नंबर का क्वेश्चन, किसी दर्पण द्वारा किसी बिंब का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण द्वारा। भाई ये अगर आप डायग्राम के थ्रू समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा जाएगा, लेकिन नहीं तो आपकी जो स्टूडेंट की गाइड है या फिर एमबीडी की है या दीपक की है, किसी भी पब्लिकेशन की गाइड में देख लेना, वहाँ पर आपको एक टेबल बनी हुई दिखाई देगी, और जितने भी डायग्राम बने हुए हैं वो इन बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डायग्राम नहीं बना सकते, हमारे पास फिलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको इन सभी क्लियर चीज़ को समझना है तो आप हर्ष पब्लिक स्कूल में आके समझ सकते हैं, जो कि प्रकाश सोनीपत में पड़ता है। फिर है, ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं भाई, ऑप्टिकल फाइबर में लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर है 24 नंबर पे, किसी कांच के बर्तन में पानी रखा हुआ था, अच्छा, कोई नींबू या पार्श्व से पीछे से देखने पर बड़ा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? कमाल है भाई, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब अपनी मर्जी से घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलता है आपको कभी कि भाई कांच के जो गिलास है उसमें जब हम चम्मच रखते हैं उसमें पानी होता है, तो क्या होता है? वो चम्मच मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी किसके कारण होता है? कांच, ये प्रकाश का अपवर्तन। और इसका भी आंसर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। भाई किसी कांच के बर्तन में पानी में रखा हुआ अगर खाली पानी नहीं होता ना, तो फिर ये अपवर्तन नहीं बनता ये। ठीक है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो विलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर है, कौन सा प्रकाश का एक गुण है? भाई प्रकाश सीधा होना चाहिए। ठीक है भाई, देख, एक तो परावर्तन होता है, प्रकाश में टकरा के वापस जाता है। ठीक है, एक अपवर्तन होता है, आर पार भी चला जाता है। एक विक्षेपण होता है, यानी प्रकाश जो है 7 रंगों में डिवाइड भी होता है और 7 से एक भी बन जाता है। सारी प्रॉपर्टी किसकी है? प्रकाश की है। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। क्या है? डी। अभिलंब, आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये है वो जो आप उसका 90 डिग्री सोच रहे थे। जब कांच की स्लैब है इसके अंदर लाइट आई, ठीक है, और जब ये इस प्रकार मुड़ी, ठीक है, तो तब तक इसका एंगल चेंज होता रहा, लेकिन जब ये इस प्रकार आई, ठीक है, और इस एंगल पे मुड़ गई आने के बाद, तो क्या हुआ? ये इसके बीच में कौन सा एंगल बना है? 90 डिग्री। ये कौन से कोण है? अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण कितना है? 90 डिग्री। फिर आपका 27 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं? जो पीछे बताया था, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। 28 नंबर पे क्या है? वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश, कमाल है, जिससे प्रकाश, ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, जिससे प्रकाश पार होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। चलो कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है जो लिखें। फिर है वो क्या होता है? वो स्वच्छ मंडल। ठीक है,
भाई नेत्रगोलक नहीं होता, नेत्रगोलक के अंदर क्या होता है, स्वच्छ मंडल होता है। वह परितारिका क्या होती है हमारी, आइरिस होती हैं। पुतलियाँ हमारी क्या होती हैं, पुतली होती हैं आइरिस, ठीक है। और स्वच्छ मंडल इसमें नेत्रगोलक के अंदर होता है। परितारिका भी वही होती है भाई, परितारिका का अलग काम है उसको एडजस्ट करना, ठीक है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं भाई, 3। कौन से बताए थे, लाल, हरा और नीला। कितने होते हैं, लाल, हरा और नीला 3 होते हैं। इंद्रधनुष बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बनने की प्रक्रिया को प्रकाश विक्षेपण। भाई इंद्रधनुष कब बनता है, जब सफेद लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो वो कब होती है, प्रकाश के विक्षेपण में। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काले रंग का। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है, 7 रंगों से। क्योंकि जब हम सफ़ेद रंग को डिवाइड करते हैं तो कितने रंग सामने आते हैं, 7। फिर इंद्रधनुष बनाते समय प्रिज्म का कार्य करती हैं कौन, पर पानी की बूंदें। क्योंकि प्रिज्म के अंदर एक फैसिलिटी होती है कि ये 7 कलर, एक कलर को 7 कलर में डिवाइड कर सकती है और 7 कलर को मिला के एक भी बना सकती है, ठीक है। वो हमें प्रिज्म को घुमा के रखना पड़ेगा, उसके एंगल चेंज करने पड़ेंगे। तो उस टाइम क्या होता है, प्रकाश की बूंदें हमारे जो वातावरण है उसमें ठहर जाती हैं। जब उसके ऊपर प्रकाश की लाइट पड़ती है, उसकी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या हो जाता है, वो एक इंद्रधनुष बन जाता है उसका। मानव नेत्र विभिन्न रंगों की पहचान किसकी उपस्थिति के कारण कर लेते हैं, शंकु कोशिकाएं। ये 2 होती है भाई, इनको याद रखना। एक होती है आपकी रोड सेल, एक होती है आपकी कोन सेल। देखो सी से कौन, सी से कलर, तो जो आपकी कलर कोऑर्डिनेट करेंगी वो होती है आपकी कौन सेल, और जो आपकी अंधेरे को ब्लैक एंड वाइट कोऑर्डिनेट करती है वो आपकी रोड सेल होती हैं। तो सी को हम क्या बोलते हैं, शंकु। भाई कौन, सी से कौन, सी से शंकु, स अंक है वो शंकु, सी अंक कोई हो शंकु नहीं लिख लो भाई, याद ही तो करना है बस। वैसे भी कौन क्या होता है, शंकु होता है, तो बस फिर कौन सेल क्या होती हैं, शंकु कोशिकाएं जो कलर को डिनोट करती हैं। एक होती है आपके रोड सेल, रोड सेल को हिंदी में बोलते हैं दंडाकार कोशिकाएं, ठीक है। आँख, आँख का वह भाग जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो पुतली। कौन करती है, पुतली। ये वो पुतली नहीं है, पुतली बाई माँ के पूत दांत से कहते सुत, मोहनदास करमचंद गांधी, वो पुतली नहीं है ये आँख वाली पुतली है, ठीक है। मनुष्य के मृत्यु के बाद कितने समय तक आंखें दान के लिए निकाली जा सकती हैं, तो ये आपका 4 से 6 घंटे। एक और क्वेश्चन आता है आपका, वो ऐसे प्रकार से पूछा जाता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता, तो उसकी कंडीशन होती है, उसको एड्स नहीं होना चाहिए, उसको ब्लड कैंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको शुगर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से भाई इसको आँखों की ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो ठीक होने के लायक ना हो। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हम उसकी आँख नहीं ले सकते, नहीं तो हम उसकी आँख दान के लिए ले सकते हैं। उसके बाद में आ गया आपका 37 नंबर का क्वेश्चन। नेत्र प्रतिरोपण के लिए अंदर होता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। ये कहता है जब हम किसी की आँख निकालते हैं तो ये नहीं होता चक्कू लेकर भीतरता पूरी गोली गोली काट लाए, नहीं, सिर्फ उसका क्या ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया, ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है भाई रेटिना, रेटिना पर बनता है, जिसको हम पुतली भी कहते हैं, और कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। और नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा। फिर कोस उल्टा कैसे दिखाई देता है, वो उल्टा का उल्टा किसके पास जाता है, दिमाग के पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको पलट देता है और फिर हमें कैसा दिखाई देने लगता है, सीधा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है किसमें, पक्षमाभि
पेशियों द्वारा। पक्षमाभिपेशियाँ ये सिलियरी मसल्स को बोलते हैं भाई, इंग्लिश में सिलियरी मसल्स होती हैं। मानव नेत्र की स्पष्टतम दूरदृष्टता न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये आपके 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेत्र लेंस की मोटाई तथा फोकस दूरी, नेत्र लेंस की मोटाई तथा फोकस दूरी परिवर्तनीय है। मोटाई जब घटेगी बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी घटेगी बढ़ेगी अपने आप, वो समंजनीय है। समंजन को नहीं समझ में आएगा कई बार किसी बच्चों को, एक्मोडेशन बोलते हैं। एक्मोडेशन होते हैं जैसे कि आपने कैमरे के सामने से हाथ हिला के अलग कर लिया, तो जब आपने हाथ उसके सामने किया तब उसने एडजस्ट किया आपके हाथ को साफ करने के लिए, आपने हटाया, धुंधला हो गया कैमरा, थोड़ी देर बाद साफ हो गया। तो जो धुंधले से साफ में कन्वर्ट हुआ उसको हम एक्मोडेशन बोलते हैं, उसका समंजन किया उसने वो, ठीक है। फिर है वायुमंडलीय अपवर्तन निम्नलिखित में से किसका कारण नहीं है? वायुमंडल में जो अपवर्तन किसके कारण नहीं होता? वह सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। क्या कहना चाह रहा है ये? वायुमंडलीय जो अपवर्तन निम्नलिखित में से किसका कारण नहीं है? तारों का टिमटिमाना भाई वायुमंडल में अपवर्तन का कारण है, ठीक है। अग्रिम सूर्य का तथा विलंबित सूर्यास्त का कुछ समय तक दिखाई देना, ये किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है, ठीक है। सूर्य का लाल रंग दिखाई देना ये अपवर्तन का काम नहीं है, ठीक है। ये विक्षेपण का काम है, कभी परावर्तन का कह दो, इसका काम है विक्षेपण का। और ये वस्तुओं का हिलते हुए दिखाई देना भी किसका कारण है? अपवर्तन का। यानी आंसर हमारा क्या हुआ? सी, सूर्य का लाल दिखाई देना। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की क्रिया कहलाती है विक्षेपण, ठीक है। परावर्तन क्या होता है? किसी सतह से प्रकाश का टकरा के वापिस उसी दिशा में आना क्या कहलाता है? परावर्तन। अपवर्तन क्या कहलाता है? उसी जिस माध्यम से टकरा है उसी माध्यम के अंदर चला जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। विक्षेपण होता है 7 रंगों में डिवाइड होना। टिंडल इफेक्ट होता है, ये कैसा इफेक्ट होता है? जैसे कि इसमें आपको लाइट आती जाती हुई दिखाई देती है, उसमें पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं ना, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट में। ये वही इनके ऊपर टिंडल इफेक्ट हो रहा है। बहुत ही सूक्ष्म कण निम्नलिखित में से किसका प्रकीर्णन करते हैं? नीले प्रकाश का। बहुत ही सूक्ष्म कण निम्नलिखित में किसका प्रकीर्णन करते हैं? नीले प्रकाश का। इन्हें बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होती हैं वो किसको शो करते हैं? नीले प्रकाश को। ये आपका सिनेमेटोग्राफी किसका उपयोग करते हैं? दृश्य का बनाने का। भाई जो सिनेमाघर होते हैं वहाँ पर आप मूवी देख के आते हैं ना, तो बस वही आंसर होना चाहिए। सिनेमेटोग्राफी होती है दृश्य को बने रहना, ठीक है भाई, दृश्य का बने रहना सिनेमेटोग्राफी। सूर्यास्त था सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि अभी बताया था यह प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है या फिर प्रकाश के विक्षेपण के कारण। भाई विक्षेपण के कारण तो क्या हुआ, एक सफ़ेद रंग जो था वो 7 रंगों में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये तो हमारी क्या होगी? प्रोसेस होगी। भाई यहाँ से कंफ्यूज मत होना इस पॉइंट में। ये कहता है कि देखो प्रकाश के विक्षेपण में तो क्या होता है, एक लाल रंग जो था वो जो एक सफ़ेद रंग था वो 7 रंगों में डिवाइड हो गया। ये तो हमारी होगी प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक रंग का किसी एंगल पे मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। कितना वो बिखरा है कितना नहीं बिखरा है, तो जब जो सबसे कम बिखरेगा वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। तो इसीलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर आ गया आपका
47 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है? भाई सूर्योदय के समय तो हम देख के ही आए हैं, लाल रंग, गहरे समुद्र का नीला रंग, हरा रंग, आकाश का नीला रंग, सभी किसके कारण होती हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल। भाई उत्तल ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना उत्तल, और आपकी आँख भी तो ऐसे ही मुड़ी हुई है, तो क्या है वो? उत्तल लेंस है। ग्रीन हाउस के लिए होती है भाई, ग्रीन हाउस के लिए जो गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है वो होती है CO2, CH4। कौन कह रहा है ये? बहुत बेकार है भाई, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CH4 किसके अंदर होती है? ये मीथेन होती है, ये गोबर गैस होती है, गोबर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए खाली रंग ऊष्मा का उत्तम अवशोषक होता है काला। अगर आप काले कपड़े पहनते हो तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो उत्तम ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। तो इसलिए आपको सर्दियों में ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन गर्मियों में सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद रंग के अंदर कम से कम गर्मी लगती है, ठीक है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या होता है भाई? परंपरागत स्रोत, भाई जो परंपरा से मिला है, तो पेट्रोलियम हमें परंपरा से मिला है, ठीक है। जल विद्युत भी हमें परंपरा से मिली है, ताप विद्युत ऊर्जा भी हमें परंपरा से मिली है। लेकिन क्या है कि जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के हम ज़्यादा यूज करते रहेंगे, लेकिन वो परंपरागत बन नहीं पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। तो देखो जल विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र ये भी है भाई। स्टीम जो भाप होती है ना, वो क्या होता है, जैसे कि एक तो जो है ज्वालामुखी होती है, वहाँ पर भाप जो निकलती है, वहाँ पर पानी जो उबलता है ज्वालामुखी की वजह से, उन भाप को इकट्ठा करके भी हम ऊर्जा बना सकते हैं, जल विद्युत से भी ऊर्जा बना सकते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, ये लिमिटेड सोर्स है, ख़त्म होने के लायक है, ठीक है। और गैर परंपरागत वो होते हैं जो ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि जल विद्युत और ताप विद्युत है, पवन ऊर्जा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ख़त्म होने की बात इसमें हो रही है। परंपरागत जो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो सकते हैं वो पेट्रोलियम है, ठीक है। हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो, अभी इसमें ऊपर सभी क्यों लगा है भाई, इस बात को हमें नहीं पता है, ठीक है। बहते फिर भी कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं इसको कवर करा दूँगा एक बार, ठीक है। 51 को दोबारा चेक करके सही तरीके से कवर करा दूँगा, ठीक है। बहते जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है गतिज ऊर्जा। और जो जल एक स्थान पर रुका हुआ है उसके अंदर होती है कौन सी? कौन कह रहा है इनमें से कोई सी नहीं है। वह रुके हुए के अंदर होती है स्थितीय ऊर्जा। स्थितीय ऊर्जा इसमें कोई सी में नहीं है, ठीक है। रुके हुए के अंदर तो होती है स्थितीय ऊर्जा, मतलब वहाँ पे रुका हुआ है, चलते टाइम हो जाएगी गतिज ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा होती है न्यूक्लियर एनर्जी, ये होती है आपकी हीट एनर्जी, ये होती है आपकी यांत्रिक, भाई जो मैकेनिकल एनर्जी, ये गतिज ऊर्जा आपने देख ही ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत, इसमें आ गया भाई सौर ऊर्जा। भाई गैर परंपरागत स्रोत आ गया जो खत्म होने के लायक नहीं है, गैर परंपरागत जो परंपरा से नहीं मिला, जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। परंपरा तो ऐसे मान सकते हो जैसे कि जो तुम्हारे पापा से नहीं मिली, जैसे कि सौर ऊर्जा है, तुम्हारे पापा से थोड़ी ना मिली है, वो तो सन है भाई, हमारे तुम्हारे दादा थे तब भी थे, ये दुनिया जब से बनी है तब से सूर्य है और आगे भी रहेगा। अब जैसे कि जब से दुनिया बनी तब पेट्रोल तो नहीं था भाई, ठीक है। तो ये क्या है? परंपरागत है।
जैव मात्रा तब भी नहीं थी। ठीक है, कोयला, कोयले को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो ये भी क्या है, परंपरागत नहीं है, यानी सॉरी परंपरागत है। तो गैर परंपरागत जो परंपरा से नहीं मिला है, क्या नहीं मिला परंपरा से, सौर ऊर्जा परंपरा से नहीं मिली है। ठीक है, ये तभी से है जब से ये दुनिया वही रात के 2 बजे हुए हैं, तभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट, शेयर या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, किसी जैव गैस संयंत्र में से ऊर्जा प्राप्त करदम का उपयोग किया जाता है जैव गैस संयंत्र में खाद के रूप में। भाई गोबर गैस लगाते हो ना, बस उसी गैस की बात कह रहा है ये। ठीक है, जैव मात्रा किस में होती है भाई, ये होती है आपकी जैव मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, नवीनीकरणीय एक तो, और दूसरा होती है असामाप्य। ठीक है भाई, नवीनीकरणीय हम जैव मात्रा को दोबारा से बना सकते हैं, जो जैव मात्रा नवीनीकरणीय है उसको हम नवीन बना सकते हैं दोबारा से गोबर वगैरह डाल के। ठीक है, और जो असामाप्य है ख़त्म होने के लायक है भी नहीं, क्योंकि हम अगर उसके अंदर बाहर से कूड़ा कचरा डालते रहेंगे जो हमारे काम का नहीं है, मतलब ठीक है, तो वो क्या ख़त्म भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जैसे कि पेट्रोल है उसको बनने में टाइम लगता है, तो वो हम मानते हैं कि ख़त्म हो सकता है। डीजल है, कोयला है, ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन गैस है, मान लिया उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, जब हमने सुबह 2 तसले गोबर के डाले टैंक में और गैस बननी शुरू होगी 2 घंटे के अंदर, तो वो ख़त्म होने के लायक थोड़ी ना है। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा भूपट्टी में उपलब्ध होती है, कौन सी होती है भाई, ऊर्जा की बात कह रहा है। एक तो एटीपी तो हमारी बॉडी के अंदर होती है, ये तो ज़मीन पर होती ही नहीं, तो एटीपी का काट दो सबसे पहले। ठीक है, ये ओटी जैसे कि थर्मल एनर्जी होती है ये। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी भी यहाँ पर ज़मीन पे नहीं होती, कि भाई मतलब ये नहीं है कि ये ज़मीन की ऊपरली सतह पर आप जियो थर्मल एनर्जी यूज़ करोगे, बना सकते हो, वहाँ पर नहीं होती। ठीक है, और उसी प्रकार से ये आपकी थर्मल एनर्जी भी होती है, ओ वाली। तो इनमें से कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो ऊपर पट्टी पर उपलब्ध हो। डी आपका आंसर राइट होगा। फिर है 57, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरणीय है जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। भाई जैसे कि जैव मात्रा में कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको इतनी जल्दी नहीं बना सकते, जैसे कि सीएनजी है, सीएनजी को हम नेचुरल गैस बोलते हैं, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। तो सीएनजी इतनी आसानी से तो नहीं बनने वाली। ठीक है, या जो एलपीजी गैस आपकी लिक्विड का पेट्रोलियम गैस, ये भी आपकी इतनी जल्दी नहीं बनती। कोयला, पेट्रोलियम भी इतना जल्दी नहीं बनता, लेकिन ये नवीनीकरणीय है जैव मात्रा, उसका नवीन कर सकते हैं हम, दोबारा से बना सकते हैं। ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर, ये पूछ लिया भाई आपका, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र, महा मैंने बड़ा, राष्ट्र मैंने देश, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ठीक है, कभी इसको ऐसे ही मान लो, महा मैंने बड़ा, राष्ट्र मैंने बड़ा देश, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र हमारा क्या है, एक प्यारा सा राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है जिसको हम नवीनीकरण नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए आपका जैव द्रव्यमान
जो कर सकते हैं इसको, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा को कितना खर्च कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा बच गया? प्राकृतिक गैस। फिर आपका ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। अच्छा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन के नाभियों का संलयन। देखो भाई, सूर्य आपको पता है लगभग 90% किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का। तो उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो हाइड्रोजन का विखंडन होगा या तो हाइड्रोजन का संलयन होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन क्या करती है? बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन का संलयन होता है सूर्य में ऊर्जा का कारण या स्रोत। ऊर्जा का अंतिम रूप क्या होता है? अंतिम स्रोत। अंतिम स्रोत तो होता है भाई आपका सूर्य, ये ध्यान रखना। सूर्य का अंतिम स्रोत तो क्या होता है? सूर्य, यानी सूर्य सबसे लास्ट है भाई। सूर्य यानी सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है, उसी से सारी चीज़ें हम करते हैं। तो अगर वो पूछा जाए कि भाई ऊर्जा का, हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको सबसे लास्ट यूनिट हम किस में यूज़ करते हैं? वो करते हैं हम एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। प्रक्रिया जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बस क्या कहते हैं उसको? प्रकाश संश्लेषण। प्राचीन समय में मनुष्य द्वारा खाना पकाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था? लकड़ी का। भाई कहाँ पता था आदि मानव को कि सीएनजी के सिलेंडर आते हैं, एलपीजी के सिलेंडर आते हैं? ना जैव गैस का, ना गोबर गैस का पता था, ना प्राकृतिक गैस का, सिर्फ लकड़ी का पता था। ठीक है। उपकरण जो सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कमाल है भाई, इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं है। तो आपके सौर सेल। ईंधन जिनका उसमें मान सबसे अधिक है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है। देखो भाई, अपने आप में है ना, जो सीएनजी होती है वो बहुत एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एनर्जी ब्यूटेन यूज़ करती है, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी मीथेन देती है। तो मीथेन से भी एनर्जी ज़्यादा देती है हाइड्रोजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इनको अलग अलग छांटना है। सौर ऊर्जा क्या होती है देखते हैं, उसके बाद में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम छाटा गया अपने आप। क्या है? क्या? सौर ऊर्जा। क्योंकि कोयला ख़त्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस ख़त्म हो सकता है, पेट्रोलियम ख़त्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 66 क्वेश्चन हो गया। मैं इस वीडियो को अभी 35-38 मिनट की होगी अभी, तो करीबन इसका 40 मिनट तक की कवर करेंगे, या फिर इन क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होएगी, इसीलिए 2-3 वीडियो में कवर कर देंगे इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जा को कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी तक या निचला वायुमंडल ग्रहण करता है? 47%। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी का धरातल तथा निचला वायुमंडल ग्रहण करता है? 47%। और जो आपकी कितनी बच गई? 53% कहाँ चली जाती है? वापिस। नहीं, 47% लगभग ऑफ 50% यहीं पर रह जाती है। प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े के 5 बराबर भागों में काटा जाता है और फिर इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। एक होता है आपके पार्श्व क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से उसका टोटल रेजिस्टेंस आपने निकालना होता है, और वो कैसे निकलता है? तो इसका आएगा आपका 1/25। तो जब 1/25 R डैश होगा, जब उसका R डैश ख़त्म करेंगे तो वो R डैश है जो ऊपर चला जाएगा, और ये 25 भी ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? R = 25। कोई भी चीज़ 1/में होती है, ऊपर जाने के बाद उसका जो माइनस का साइन है वो हट जाता है। ठीक है। यानी 1/-3 है कहीं, तो हम उसको
सीधा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? I² ये निरूपित नहीं करता, ये शो नहीं करता। V² होता है, I² नहीं होता, VI होता है। ठीक है। I² भी होता है, लेकिन I² नहीं होता। एक क्वेश्चन है ये छोटा सा, आप निकाल सकते हो तो करना अपनी कॉपी में कोशिश, फिर नहीं तो मैं वीडियो में तो इसको करवाना है ये दूसरी वाली वीडियो में। ये कहता है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, ये सीधा देख लेना कि ऐसी ऐसी वैल्यू दी हुई है। 220 वोल्ट है, 200 वाट है और 110 वोल्ट की सप्लाई पर प्रचलित करते हैं, तब उसका उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? भाई एक बार इन्होंने जो एनर्जी होती है ना क्यू, ठीक है, क्यू जो एनर्जी होती है वो CV होती है, वो कैपेसिटर में होती है, Q=CV। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब कोई चीज़ 200 वाट की है, रेशियो भी निकाल सकती हो। कोई चीज़ 200 वाट की है तो 100, तो यह ले लिया 220 वोल्ट। अगर हमने इस 220 को आधा कर दिया, 220 का आधा कितना हो गया? 110। तो 200 का भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 100 वाट। ठीक है। इसको आप रेशियो भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है। छोटा सा है, बड़ा भी नहीं है। किसी बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का। बहुत ही आसान। 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश स्थापित करने के लिए किया गया कार्य वर्क, ये वाला सेम लगेगा जो इसमें है। ठीक है। वर्क इसके होता है QV के। क्यू क्या है? चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो इस प्रकार से अपनी वैल्यू बननी पड़ेगी और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 जूल। एनर्जी की यूनिट पूछ सकते हैं, किस में आती है? जूल में, ऐसा यूनिट बोलते हैं उसको। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। V वोल्टेज जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हम रखते हैं इसको। एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल उतने ही रखते हुए इसकी मोटाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? उतनी ही रहेगी, कोई खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, एक तांबे के तार के अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल उतना ही रखते हुए जितना उसका साइज था उतना ही उसको रखा अनुप्रस्थ काठ को, और उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया तो उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी। हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? जब जो आपकी लेंथ बढ़ेगी, जब आपकी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि अनुप्रस्थ काठ को उतना ही रखते हुए अगर आप किसी चीज़ को, फिक्स चीज़ को बढ़ाते हो तो वो पतली हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप जितनी मोटी चीज़ है और उतनी ही मोटी चीज़ ये बताई जाए कि उतनी ही मोटी चीज़ जोड़ के इसको आगे ले जाया जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी उतनी ही रहेगी। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। अभी इसमें लिख नहीं पाएंगे हम, इसमें कोई बात नहीं है। फिजिक्स के मुझे याद है, जो जो क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ, इनको मैं आपको स्पेशल कॉपी में कराऊंगा। ठीक है। तब तक जो समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए। यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए, मतलब लंबाई उसकी उतनी ही रखी और उसके अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया, लंबाई तो मान लिया 1 मीटर थी तो उतनी ही है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया, मतलब वो 1 सेंटीमीटर मोटा था तो उसको 2 सेंटीमीटर मोटा कर दिया और लंबाई उसके वही रखी है, तो उसका जो रेजिस्टिविटी हुआ क्या, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तब भी उतनी ही रहेगी। तो ये तो देख लेना, किसी एल्युमिनियम की तार की लंबाई को यथावत रखते हुए, लंबाई तो उतनी ही थी
जितनी पहले थी, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी अब आधे हो जानी चाहिए थी भाई, ये ऑप्शन इसमें गलत प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 75 का क्या आएगा, आधी हो जाएगी, थर्ड नंबर पे आएगा आपका आंसर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन कवर हुए हैं इस वीडियो में। जैसे अभी तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, उनका मैं आपको अलग से वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी आपको लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी क्वेश्चन मैंने दीपक के गाइड जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आपकी मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको ख़रीद भी सकते हो, नहीं तो आप वीडियो से अगर क्लियर कर सकते हो तो वीडियो से भी। ये परसेंटेज बताई गई है कि भाई ऐसा माना गया 2021 में आपका इस प्रकार से पेपर बनेगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ परसेंटेज कुछ इस प्रकार से आएगी आपका कि भाई इस चैप्टर में से लगभग इतना आएगा, इसमें से इतना आएगा, इसमें से इतना आएगा, ये बना रखे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे कि मार्केट में जाओगे तो यहाँ से आप इसको खरीद भी सकते हो, ठीक है।